हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप लोग? आज आपके लिए गोधूली हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। और मैं आपको एक बात खुल्लम खुला बता दूं, ये BSEB यहाँ पे तो लिखा हुआ है फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉरी बट ये पैटर्न मेरा बना हुआ है, इसको चेंज नहीं किया मैंने। तो मैं यहाँ पे क्लियर मैं बता दूँ, ये बिहार बोर्ड के लिए खास करके, ठीक है। BSEB आपके अलग अलग बोर्ड में कौन सा हिंदी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास जो गाइड है उसके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो BSEB वाले हैं उसके लिए तो खैर DVI हो गया यहाँ पे, और क्वेश्चन बैंक यहाँ पे सब्जेक्टिव का है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। लेखक के अनुसार समाज में, एक आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो आंसर क्या है? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में प्रभावशाली, सत्यार्थता, निष्ठा, उदारवादी, इस तरह देखिए अलग अलग, सत्यार्थता, निष्ठा, उदारवादी, सच्चाई, उत्थान, ज्योमित्य गतिशीलता होनी चाहिए, ताकि समाज में आदर्श सत्यता का विकास हो, समाज में बच्चे कर्मठ, देशभक्त, ईमानदार, होनहार हो, समाज में कर्मशीलता की गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सवाल यहाँ पे था कि लेखक के अनुसार किस एक आदर्श अगर समाज है तो किस प्रकार की उसमें गतिशीलता होनी चाहिए। तो अगर एक आदर्श समाज है तो उसमें बता रहा है कि प्रभावशाली, सत्यार्थता, निष्ठा होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, सच्चाई उसमें होना चाहिए, उत्थान, ज्योतिमय होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, ताकि समाज में जो आदर्श सत्यता का विकास हो, है ना, जो हकीकत है, जो आदर्श सत्यता है उसका विकास हो, समाज में बच्चे कर्मठ, देशभक्त, ईमानदार, होनहार हो, यानी कि समाज में जो बच्चे पल रहे हैं वो जो है एकदम देशभक्त हो, होनहार हो, ईमानदार हो, समाज में गतिशीलता की समाज में कर्मशीलता की गतिशीलता होनी चाहिए। ओके, समझ गए? तो इस तरह से आपका सवाल एक क्लियर हो गया। सेकेंड सवाल आपके सामने, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। क्या अंतर है? मनुष्य मरणाशास्त्र के संचय से, ब्राह्मण उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है। मतलब जो बहुमूल्य वस्तु है, ब्राह्मणों उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा सकता है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रहा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है। मनुष्य की चरितार्थता क्या है? प्रेम में है, मैत्री में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। समझे सवाल को? तो देखो, सवाल ऐसा है जो कि आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नहीं, आपको कम से कम इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, बार बार। सफलता और चरितार्थता में अंतर क्या है? मनुष्य मारणास्त्र के संचय से, ब्रह्मांड उपकरणों के बहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। मतलब मनुष्य को क्या चाहिए? जो सफलता अगर पाना है, बहुमूल्य वस्तु पा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत के हिसाब से पा सकता है, मेहनत करेंगे तब। लेकिन आजकल जो मनुष्य की उससे चतुर्थता क्या दिख रहा? चरितार्थता दिख रहा कि प्रेम में है, दोस्त में लगे हुए हैं, सबने अपने को सब मंगल के लिए, मतलब अपने को सब सही करने के लिए एक दूसरे को दिखावा कर रहे हैं, है ना। नाखून को काट देना उस निर्धारित आत्मबंधन का फल होता है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, लेखक ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया। ओके, तो लेखक ने पटना से नागरिक का संबंध बताया। क्या बताया? आंसर देखिए, लेखक ने पटना से नागरिक का यह संबंध बताया कि पटना गंगा के नदी के किनारे अवस्थित एक विशाल शहर है, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। यहाँ सिखों के गुरुद्वारा भी है। अभिलेख के रूप में पटना का गोलघर साक्षी है ना। इसके अलावा यहाँ जैविक उद्यान, तारामंडल है इत्यादि के बारे में नागरिक का संबंध बताया है। तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बताया गया है कि लेखक ने जो है पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया।
पटना नगरी जो है वो उसके बारे में क्या संबंध बताया है, तो बताया कि लेखक ने पटना से नागरिक का संबंध यह बात लाया है कि पटना गंगा नदी के किनारे है, हर कोई जानते हैं, एक विशाल शहर है जिसका नाम पहले क्या था, पाटलिपुत्र था। यहाँ सिखों के गुरुद्वारा भी है, बिल्कुल सही बोले। और अभिलेख के रूप में पटना का गोलघर साक्षी, अगर अभिलेख के रूप में देखा जाए तो पटना का गोलघर एक अभिलेख के रूप में साक्षी यहाँ पे है, गवाह है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जैविक उद्यान है, तारामंडल है, इत्यादि के बारे में नागरिक का संबंध बताया। कौन बताया, लेखक ने बताया। सवाल समझ आ गया सवाल, अपने कॉपी में सवाल नोट करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है, यानी कि इसके बारे में बताना है, ये बोलना क्या चाह रहा हूँ। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। आंसर देखें, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित है। देखो जब भी आपका रहेगा दिया हुआ है कि इसका मुख्य भाग बताओ, हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसके लिखने वाले कौन है, किस किताब से दिया हुआ है, समझे। ये लिखने वाले का नाम शुरू में बताना बहुत जरूरी है। तो प्रस्तुत पंक्ति मतलब जो पंक्ति पेश किया गया सवाल में, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित गुरु नानक के पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से उद्धत है, यानी जन्मा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, गुरु नानक के पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के उद्धत से, मतलब जन्मा के ये जो उसी से लिया गया है। इस पद में राम नाम जाप की महिमा का बखान किया गया है। कवि कहता है कि राम नाम की बड़ी महिमा है ना, जो राम नाम का जाप नहीं करता वह इस संसार में जन्म लेकर माया मोह के बंधन में उलझ के मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। यानी कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान जो इस पैदा हुआ है, ठीक है, इस किताब के अनुसार ये जो गुरु नानक के पद जो में से जो लिया गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से जो लिया गया है, ये तो उसमें बताता है कि राम नाम जाप महिमा का बखान किया गया है। कवि कहता यह है कि राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है, मतलब बहुत अहमियत है। राम नाम की बड़ी महिमा मतलब बहुत अहमियत है। जो राम नाम का जाप नहीं करता है, जो राम नाम का जाप नहीं करता, उनका नाम नहीं लेता है, ठीक है, तो इस संसार में जन्म लेकर माया मोह के बंधन में उलझ के मर जाता है। तो इस संसार में वो माया मोह के बंधन में उलझ कर मर जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती। देखो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी जो है मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं होता है, ठीक है, वो पकड़े जाएंगे। तो समझ में आ रहा, तो जो है इसके फॉलो तो जरूर करेंगे, है ना। आप बताएं मुझे कि आप लोग सुबह से उठ के राम नाम जप करते कि नहीं करते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ के बारे में। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल देखो, 5 सवाल बताया उसमें से। नेताओं के बारे में कवि प्रेमधन की क्या राय है। कौन कवि, प्रेमधन, नेताओं के बारे में क्या बोलता है। आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोल चाल से परहेज करने लगे हैं। सही बात है कि आजकल जो देश के नेता हैं वो मार्गदर्शक भी जो है, जो मार्गदर्शक करते हैं, स्वदेशी वेशभूषा बोल चाल से परहेज करने लगे हैं। मतलब अपना जो देश का जो भाषा है ना, अब उसको भूलने लगे हैं। जो हमारे नेताओं लोग हैं तो मार्गदर्शक तो करते हैं, मार्गदर्शन भी बहुत कम करते हैं, उसके साथ ही साथ जो स्वदेशी वेश, जो भारत का किस तरह से वेशभूषा है, किस तरह से बोल चाल है, उसको जो है परहेज करना। मतलब इंग्लिश बोलने पे बहुत फ़ख्र महसूस करता है, बहुत गर्व महसूस करता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन कभी वो अगर हिंदी बोले तो उसको खराब महसूस होता है। तो ये बोला कि बोल चाल वेशभूषा ये बदल लिए हैं, बोल चाल में परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से, यानी पश्चिमी सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। सही बात है कि अपने देश की जो संस्कृति सभ्यता है उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, और उसके बजाय क्या करते हैं कि पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता जो है उसके स्वयं प्रभावित, मतलब पश्चिमी सभ्यता वाला कुछ आपको कुछ कर नहीं रहा, लेकिन स्वयं के स्वयं वो जो है नेताओं लोग जो है प्रभावित हो रहा है। ये कवि कहता है। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभालती, अर्थात अपने देश के वेश का भूषा को धारण करने में संकोच करते। जाहिर बात कि बोल रहा कवि, जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात ये हुआ कि अपने देश की वेश का भूषा को धारण करने में संकोच करता, मतलब उसको खराब लगता है कि अगर हम धोती पहन के रहेंगे, नेता लोग होता है ना, नेता लोग कैसे होना चाहिए, अपने देश भूषा में होता है, एकदम लगे कि नेता है, तो धोती पहनना भी मतलब उसको गवारा नहीं होता, लगता है कि हम क्या पहन रहे हैं, जीन्स पहन ले, पैंट पहन ले, क्या बोलते कोट पहन ले, इस टाइप को उसको पहने, वेस्टर्न कल्चर की तरह
महसूस करता हो और करने की कोशिश, अगर वो वेशभूषा की तरह पहनता भी है तो संकोच लगता है, उसको शर्म लगता है। वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे यह संदेह का विषय हो सकता है। तो जब इतना कुछ कर रहा तो अब देश के रखवाल कैसे करेगा, देखभाल कैसे करेगा, रखवाला कैसे बनेगा, ये एक विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, जिस नेता में स्वदेशी मतलब अपना देश का रचना क्या है, अपने देश का भावना क्या है, लोगों को कैसे कैसे लोग यहाँ पे कैसे सबसे ये होना चाहिए मेल मिलाप, तो अगर वो जिस नेता में स्वदेशी भावना की रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। यानी कि ऐसे नेता अगर रहे जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे, और एक नेता है जो अपना स्वदेशी कल्चर को अपना रहे, स्वदेशी सभ्यता को अपना रहे कि धोती पहन रहे, जो भी पहनने का है, मतलब दूसरे देश को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो पश्चिमी सभ्यता को अभी आजकल फॉलो कर रहे हैं। और अगर अपने देश के बारे में कुछ ऐसा पहनते हैं, कुछ पहनावा करते हैं, तो उसको अपने आप को संकोच होता है और बोलता है कि उस नेता से क्या उम्मीद करें जो अपना देश में वेशभूषा को भी नहीं संभाल पाए। तो देश में जो रोजगार है, जो गरीब है, किसान है, उसको फिर वो कैसे कर सकता है। ये कवि कहता है कि उसने देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि उससे देश सेवा होगा। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव, यानी कि ख्याली पुलाव बनाने के बराबर है ऐसे नेता से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 सवाल मैं क्लियर कर दिया। अच्छा लगा आपको? 5 PM में 5 सवाल मैंने क्लियर कर दिया हूँ। ये गौधुरी भाग 2 का हिंदी था और ये सारा सवाल आया हुआ सवाल एग्जाम में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि सारा एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो? फिलहाल इस वीडियो में इतने ही है ना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।